हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई मेरे, मैं आपको बता दूं, जिस टॉपिक को हम लोग चल रहे थे पिछले वाले क्लास में, हम लोग देख रहे थे कि हम जो टॉपिक चल रहे थे निर्देशांक ज्यामिति का था वह, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। और कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विभाजन सूत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को देखा था, उसके फॉर्मूला को जाना था और उस फॉर्मूला बेस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक जो है निर्देशांक ज्यामिति का है, लेकिन पार्ट में कुछ चेंज है, यानी उसके पार्ट कुछ अलग है और वह पार्ट का नाम है समत्रिभाज। ठीक है, तो चलिए इस समत्रिभाज पढ़ाने से पहले आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, पूरी तरह से फिट हो जाइए। किसी भी तरह का कोई माइंड में बोझ हो, टेंशन हो, तो तनाव हो, प्रेशर हो, तो सभी को साइड करके मेरे साथ 20 या 25 मिनट कुछ देर तक बने रहें। यकीनन या 20 या 25 मिनट में मैं आपको कुछ देने वाला हूं, एक नया गिफ्ट देने वाला हूं। वह गिफ्ट एक अच्छा बेस है, वह गिफ्ट एक अच्छा कंटेंट है, अच्छा एग्जाम में आने के नंबर के चांसेस है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे। उससे पहले यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, और पूरी तरह से, जिससे मैं काफी मोटिवेट हूँ, काफी एनर्जीफुल हो गया, आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकूं, आपको अच्छा बेस दे सकूं। ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो, जिसको हम लोग कहते हैं समत्रिभाज, समत्रिभाजक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि समत्रिभाजक क्या है, ये सारी चीजों को हम समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में इसका रोल क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में इसका भूमिका क्या है, ये कहां तक कैसा रोल निभाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं समत्रिभाज क्या है। यदि इसको आप जान लेते हैं तो आपके जो है, आपके बुक में समत्रिभाज से रिलेटेड निर्देशांक ज्यामिति में काफी क्वेश्चन है, जिसे बनाना काफी आसान होगा। तो समत्रिभाज का मतलब हुआ, सम का मतलब हुआ भाई मेरे बराबर, और त्रि का मतलब हुआ तीन, अभाजक का मतलब टुकड़ा हुआ। सम का मतलब क्या हुआ, बराबर हुआ। ठीक है, और त्रि का मतलब हुआ जिसको हम लोग तीन कहते हैं, अभाजक का मतलब हुआ टुकड़ा हुआ। ठीक है, तो ये सारी तीनों कंसेप्ट के सहायता से समत्रिभाजक का डिफिनेशन खत्म हुआ, समाप्त हुआ। मैं बार बार कहा था कि कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसमें ही उसका डिफिनेशन छिपा होता, बस उसे आपको अच्छे से देखने की जरूरत है, उसकी गहराई में जाने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो काफी हद तक आप चीजों को समझने में कामयाब होंगे, वरना चीजों को समझने में नाकाम हो। ठीक है, तो समत्रिभाज का मतलब बराबर, तीन बराबर भागों में बंटना ही समत्रिभाज कहता है। अब क्या है इस तीन बराबर भाग, एज एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई, कि जब मेरे हाथ में एक पेन है और यह पेन का तीन टुकड़ा, एक ऐसा आपको डिवाइड करना है तीन टुकड़ों में, जो जो एक एक टुकड़ा जो हो, जो सभी टुकड़ा बराबर हो। ठीक है, एज एग्जांपल के तौर पर, जिस तरह से ये कैप है पेन का, तो ये कैप का एक टुकड़ा पहला टुकड़ा है, उसी तरह से दूसरा टुकड़ा भी आपको काटना है, उसी तरह से तीसरा टुकड़ा भी काटना है। यदि हम मतलब इकाई की बात करें कि मान लिया कि पहला 2 मीटर है, तो दूसरा टुकड़ा भी 2 मीटर होना चाहिए, तीसरा टुकड़ा भी 3 मीटर 2 मीटर होना चाहिए, तभी वह कंसेप्ट समत्रिभाज को रूल के फॉलो करेगा, वरना फिर समत्रिभाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लिया जाए कि एक रेखा है और जिसका नाम ए बी एक रेखा है। ठीक है, और इस रेखा को दो बिंदु को आपको ऐसा लेना है जो पूरी तरह से इसको क्या करे कि तीन बराबर भागों में बांट दे, क्योंकि यदि हम एक बिंदु लेते हैं तो दो बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन तीन लेंगे तो तीन बराबर भागों में बांटेगा। अब देखें कैसे बांटता है। ठीक है, मान लिया जाए एक बिंदु हम इधर सी ले लेते हैं और एक बिंदु इधर क्या लेते हैं, डी लेते हैं, क्योंकि ए और बी तो नाम हो गया, बाकी सी और डी बच गया। तो ये AC जो है वो वही आएगा जो CD आएगा, और जो क्या आएगा, DB आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि AC बराबर CD बराबर क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा। और ये अगर 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 मीटर, और ये भी कितना होगा, 1 मीटर। यानी टोटल का जो डिस्टेंस होगा कितना मीटर होगा, 1 मीटर होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। और याद रहे कि यदि मान लिया जाए कि इसका निर्देशांक कुछ दे रखा हो, मान लो A का निर्देशांक 1 4 है और इसका निर्देशांक कितना 3 4 है, तो इसमें आपको बताना है कि बिंदु C और D जो है रेखाखंड AB को जो समत्रिभाज करती है, तो बताना है कि C और D का निर्देशांक क्या होगा, C और D का निर्देशांक क्या होगा। उसके लिए आपको कैसे कंसेप्ट लगाना है, कैसे हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, कौन सा चीज हमें चाहिए और कौन से चीज को हम पकड़ के आंसर तक जाएंगे। यानी C पॉइंट के x एक्सिस निकालेंगे और y एक्सिस निकालेंगे और D पॉइंट का भी वही निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, आपके एग्जाम्पल में, आपके बुक में यदि क्वेश्चन है कि A का निर्देशांक कितना, B का इतना, तो बताना है C और D का निर्देशांक क्या होगा। उसके कंसेप्ट ये कहता है कि मान लिया जाए मेरे भाई,
कि या ए और सी जो बिंदु है रेखाखंड ए बी को, सी जो बिंदु है रेखाखंड ए बी को, सी बिंदु रेखाखंड ए बी को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है। अब आप कहोगे कि सर 1 और 2 अनुपात कैसे हो गया? ठीक है, ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 1 और 2 मैंने अपने मन से लिख दिया या बाय फिगर लिख दिया या बाय जो है डेफिनेशन लिख दिया, ये चीज की सहायता मैंने लिया या नहीं लिया। ठीक है, तो आइए मैं समझाता हूँ कि रेखाखंड सी बिंदु रेखाखंड ए बी को 1 और 2 के अनुपात में 1 और 2 के रेशियो में कैसे बदलता है। ये देखो यहाँ तक मान लिया 1 है मेरे भाई, और ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 और 1 जब जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही सी पॉइंट है जो ए बी का नाम, ए बी पूरा ले लिया गया, तो सी पॉइंट है रेखाखंड ए बी को 1 और 2 के अनुपात में बदलता है। इसका मतलब ए से सी की दूरी 1 मीटर और सी से बी की दूरी कितना मीटर? 2 मीटर। तो यही इसका समझाने का यही एक समझने की बात है, बाकी कोई आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना 1 और 2 में कैसे बदला। अब आगे आते हैं डी के पास आते हैं। अब डी बिंदु रेखाखंड ए बी को 2 और 1 के अनुपात में बदलेगा या 1 और 2 में बदलेगा? आप ही बताओगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्या कहूं कि जिस तरह से सी बिंदु रेखाखंड ए बी को 1 और 2 के अनुपात में डिवाइड किया था, उसी तरह से बताना है बिंदु डी रेखाखंड ए बी को 2 और 1 के अनुपात, क्योंकि 2 इधर है तो 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता। और जब ये 1 और 2 का मतलब विभाजित करता है तो आपका माइंड ये होना चाहिए, आपका माइंड में बेस याद आना चाहिए कि एक अनुपात का मतलब कोई अनुपात में विभाजित करती है यदि कोई बिंदु, तो उसका मतलब विभाजन सूत्र के पास लेके चली जाती है। उसका मतलब m और n को बताता है। तो अनुपात इसको कहेंगे हम n कहेंगे और इसको कहेंगे क्या? m कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? n कहेंगे। यानी m का काम पहला अनुपात करेगा और n का काम दूसरा अनुपात करेगा। और जब 2 और 1 जब होगा, 2 और 1 होगा तो ये हो जाएगा m हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यही कंसेप्ट पर समत्रिभाज है। यदि ऐसे कंसेप्ट को आप समझ जाते हो तो मुझे उम्मीद है कि समत्रिभाज का टॉपिक पूरी तरह से एंड हो जाएगा। अब आइए मैं एक एग्जांपल के जरिए आपका पूरा डाउट क्लियर करता हूं, आपके माइंड में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहेगा। कभी भी समत्रिभाज वाले मामले से कभी भी टेंशन आपको नहीं होने दूंगा। अब देखो मेरे भाई, अब आपको क्वेश्चन के जरिए मैं बता रहा हूं कि आपके बुक में एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आप ही बनाओगे। आपके बुक में क्या एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि ए और बी एक रेखाखंड है जिसमें बिंदु है, इसका निर्देशांक 4, -1 है और इसका निर्देशांक -2, -3 है। इतना बीच में बिंदु सी है और यहाँ पर बिंदु डी है, और सी और डी जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर कि समत्रिभाज करती है, सी और डी बिंदु समत्रिभाज करती है, तो सी और डी का निर्देशांक ज्ञात करें। ए का पॉइंट दे रखा 4, बी का पॉइंट दे रखा है -2, -3। आप मेरे साथ ध्यान दें, किसी भी तरह का माइंड में हटाएं, क्योंकि आपकी क्लास का समत्रिभाज का पाठ का पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, और पहला क्वेश्चन को यदि आप समझ जाते हैं तो इस पर आधारित बहुत प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो समत्रिभाज का मतलब एक ये भी 1 ये भी 1, इतनी बात तो आपका माइंड कहेगा, ठीक है कहेगा। अब बिंदु सी, यहाँ पर मान लिया बिंदु सी जिसका निर्देशांक हम मानते हैं एक्स वाई है, जो रेखाखंड AB को, जो रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित 1:2 में करती है, अंतः विभाजित 1:2 में करती है। ठीक है, जब ये अंतः विभाजित ही कर रही है, ये लाइन के अंदर ही ये पार्ट हो रहा है विभाजित, तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड बिंदु सी रेखाखंड AB को अंतः विभाजित 1 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, या अंतः विभाजित 1 और 2 के अनुपात में करती है। ठीक है, रेखाखंड AB को 1 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, इतना लिख देंगे, 1 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ठीक है, जब अंतः विभाजित करती है तो आपका माइंड ये होना चाहिए कि विभाजन सूत्र के पास चले जाना चाहिए। किसके पास चले जाना चाहिए? विभाजन सूत्र के पास। तो करती है, अब जब अंतः विभाजित करती है तो विभाजन सूत्र से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? विभाजन सूत्र से, वहां पर हम विभाजन सूत्र का रूल फॉलो कर देंगे। x बराबर जो होता है mx2 होता है, प्लस जो है मेरे भाई nx1 होता है, और बटा जो होता है मेरे भाई m प्लस n होता है। यही तो होता है विभाजन सूत्र से। जब इसको ये अंतः विभाजित कर दी a और 2 के अनुपात में, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर 1 और 2 कैसे हुआ? तो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि टोटल जो है 1 के रेशियो में डिवाइड करता है तभी बराबर का फंक्शन होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर A से C बिंदु जो कर रही है, तो C बिंदु को मैंने लिया, तो यहाँ तक पॉइंट 1 है और ये 1 जुटा, तो ये पूरा फंक्शन हो गया, 2 का काम कर गया
और ये पूरा फंक्शन 1 का काम कर गया। यही इसका समझने का तरीका है। तो हम क्या करें कि x बराबर क्या लिख रहे हैं mx2, तो m का काम 1 करेगा और a x2 का काम -2 करेगा, ठीक है, -2 करेगा। उसी तरह से n x1 2 करेगा और x1 का काम जो करेगा 4 करेगा, अब बटा जो होगा 1 + 2 हो जाएगा, इतना कर देंगे। -2 हो गया, +8 हो गया, +3 हो गया और ये 6/3 हो गया। पता ही चला कि 6/3 ये 2 आया। इतनी बात तो समझ में आ गया, यानी इसका निर्देशांक 1 आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग y के पास जाएंगे, तो y के लिए फॉर्मूला होता है my2 प्लस जो होता है ny1 और बटा जो होता है m प्लस n होता है। अब my2 तो m का काम तो 1 कर रहा है, तो 1 हो जाएगा, y2 का काम -3 कर रहा है, -3 हो जाएगा। अब प्लस ny1 तो n का काम 2 कर रहा है और y1 का काम -1 कर रहा है, इतना लिख देंगे। अब बटा m प्लस n तो ये 1 + 2 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, यानी -5 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। यानी दूसरा जो आया मेरे भाई, ये -5/3 आया, सी का पॉइंट, इतना कर लिया। अब आपके पास पता ही चला कि रेखाखंड AB का जो C और D बिंदु जो समत्रिभाज करती थी, उसमें एक पॉइंट C का निर्देशांक पता चल गया। क्या चला, 2 और -5/3, 2 और -5/3। अब हम लोग D के पास जाते हैं। अब D का जब निकालेंगे तो समझें कि पूरा मैथ को मैंने बना दिया, यानी समत्रिभाज वाले रूल को मैंने पूरी तरह से समझ लिया। इस तरह से आप पहले इसे आप अच्छे से राइट डाउन कर लें और या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, D के पास जाना है मुझे, ठीक है। चलिए अब इसे मैं हटा देता हूं। अब लिखेंगे, अब क्या करेंगे, जिस तरह से पहले रूल सी के लिए चले थे उसी तरह से हम डी के लिए चलेंगे, उसी तरह किसके लिए चलेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब बिंदु डी, बिंदु डी, बिंदु डी रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में अंता विभाजित करती है, ठीक है, अनुपात में अंता विभाजित करती है, अंता विभाजित करती है, ठीक है, अंता विभाजित करती है, अंता विभाजित करती है, ठीक है। ये इतनी सारी चीज को लिख देंगे। लिखने से क्या होगा कि हम जब लैंग्वेज लिखेंगे मैथ में तो ऐसा समझ में आ जाए कि हम तरीका को फॉलो करते हुए नियम के साथ हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अंदाजी लाठी मार रहे हैं, जो रूल कहता है वही जान रहे हैं। अब 2:1 क्यों किया, अभी 1:2 किया था, अब 2 क्यों किया, क्योंकि डी बिंदु रेखाखंड AB को, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करते हैं तो D है, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करते हैं तो D का पॉइंट है, D बिंदु रेखाखंड को, और ये आपका 1 है, तो 2 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 में करती है। तो उसके कंसेप्ट में हम x एक्सिस के इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 का मतलब हुआ कि ये m का काम कर देगा, 1 का मतलब हुआ कि n का काम कर देगा। तो m क्या हो जाएगा, x2, हम पहले फॉर्मूला लिख देंगे, mx2 प्लस जो होगा nx1 और बटा जो होगा मेरे भाई m प्लस n हो जाएगा। जब फॉर्मूला लिख दे तो अब बना भी नहीं इसे, mx2 तो m यानी 2, x2 का काम कौन कर रहा है, -2, और प्लस जो है nx1 तो n का काम कर रहा है 1 और x1 का काम कर रहा है 4 कर रहा है, इतना कर देंगे, बटा 2 + 1 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा -4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 4 होगा और बटा जो है 3 हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी डी बिंदु का x निर्देशांक कितना आया, 0 आया। अब अगले निर्देशांक पास जाएंगे, y के पास जाएंगे, तो y के लिए क्या होगा कि my2 प्लस जो है ny1 और बटा जो क्या होगा m प्लस n हो जाएगा। अब my2 तो m का काम 2 कर रहा है तो 2 हो गया, y2 का काम -3 कर रहा है और n का काम 1 कर रहा है और y1 का काम कौन कर रहा है, -1 कर रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि 2 + 1 कर देंगे, इतना कर दे, -6 हो गया, -1 हो गया, बटा 3 हो गया और ये हो गया -7 बटा क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसके सहायता से हमने रेखाखंड जो है मतलब AB का D पॉइंट जो है, D पॉइंट का x और y दोनों ज्ञात कर लिया। एक आया 0, एक आया -7/3। यही रूल कहता है समत्रिभाज का, लेकिन बेस आपको विभाजन सूत्र ही रखना। विभाजन सूत्र के सहायता से ही हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा और कोई भी मेरे पास मतलब वहां पर जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से या आज के क्लास का ये पॉइंट को समझे होंगे। समत्रिभाज वाले टॉपिक को आप काफी अच्छे ढंग से एक अच्छा कंसेप्ट लेते हुए आप जो है इस पॉइंट को समझने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए भाई अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं कि डी बिंदु का निर्देशांक के लिए हम विभाजन सूत्र जो चले हैं, विदाउट विभाजन सूत्र चलते हुए भी हम इसके निर्देशांक को ज्ञात कर लेना मेरे लिए काफी आसान है, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। अब देखें क्यों, आइए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब एक दूसरा मैं थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं। क्या लॉजिक बताता हूं
कि जब मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर बिंदु सी है, अब इससे फिगर को थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, डी है और ये बी है, इसका निर्देशांक -2 -3 है और इसका निर्देशांक जो है 2 -5/3 आया, यही आया ना। ये से मतलब अभी नहीं रखेंगे कुछ पल के लिए, ये 2 -5/डी है। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर सी बिंदु को निर्देशांक तो ज्ञात कर लिया, अब डी जो बिंदु है वो 1 के रेशियो में बांटता है बराबर अनुपात में, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है पूरी तरह से बीसी का एक मध्य बिंदु होगा। आपका कहना यही होगा, आपका भी मानना यही होगा कि डी जो है बीसी का एक मध्य बिंदु होगा, और जब बीसी का मध्य बिंदु है तो उसके कंसेप्ट में विदाउट विभाजन नियम से हमारा निर्देशांक ज्यामिति में मध्य बिंदु से रिलेटेड एक बात कही गई, क्या कही गया है कि मध्य बिंदु की जब टॉपिक आ जाए तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है मेरे भाई, मध्य बिंदु के लिए जिसे हम लोग मिडिल पॉइंट कहते हैं, मध्य बिंदु के लिए एक सूत्र होता है, एक्स एक्सिस के लिए होता है x1 प्लस x2 होता है बटा 2 होता है, y एक्सिस के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा क्या होता है 2 होता है। ये कब कंसेप्ट लगेगा, जब मिडिल पॉइंट की बात हो, जब मध्य बिंदु की बात हो तब। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर निकालने के लिए विभाजन सूत्र का यूज किया, लेकिन पॉइंट डी को निकालने के लिए विदाउट विभाजन सूत्र का यूज करते हुए हम मध्य बिंदु वाले पॉइंट को भी रख सकते हैं और इसके सहायता से भी हम इसके निर्देशांक को ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, वो खुद आप ही बताएंगे। अब डी का निर्देशांक मैं यदि एक्स एक्सिस कर रहा हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु से यहाँ पर हम लिख लेंगे डी मध्य बिंदु है बीसी का, तब हम मध्य बिंदु के सूत्र से x1 प्लस x2 बटा 2 हो गया, और यहाँ पर x1 का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, ये 2 कर रहा है, ठीक है, अब प्लस x2 यानी ये -2 हो गया, अब बटा क्या हो गया 2 हो गया, 2 -2 हो गया बटा 2, यहाँ से यहाँ कट गया 0 आया। आप देखें कि यहाँ पर मैंने क्या आया, क्या आया 0 आया, काफी आसानी वे में आया, विदाउट विभाजन नियम का यूज करते हुए, विदाउट 2:1 के डिवाइड करते हुए हमने काफी अच्छे वे में मात्र 1 मिनट के अंदर में इसका ला दिया, ठीक है। ऑलरेडी पहले जो लाया था वो भी देख लें, अभी जो लाया वो भी देख लें, यानी दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब मेरा लगाया हुआ लॉजिक बिल्कुल सही है, मेरा लगाया हुआ फॉर्मूला मध्य बिंदु का कंसेप्ट 100% सही है। अब उसके बाद y के लिए क्या होता है कि y1 प्लस क्या होगा y2 होगा, अब बटा 2 हो गया, इतना कर देंगे। अब y1 का काम कौन कर रहा है, y1 प्लस y2 हो रहा है, तो y1 का काम -5/3 कर रहा है, ठीक है, अब प्लस y2 कर रहा है, प्लस y2 ये -3 हो गया, अब बटा क्या हो 2 हो गया। अब इसे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करें, -5/3 -3 हो गया, यहाँ पर होगा, और ये बटा 2 पहले से है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डील करेंगे, इसका एलसीएम 3 आ गया, ये -5 आ गया, और ये हो गया -9 हो गया, 3 3 9, और ये बटा 2 हो गया, -14 होगा, 3 मल्टीपल 2 होगा, 2 सत्ते कितना होगा 14 होगा, -7/3 आ गया। पता ही चला कि मध्य बिंदु के सहायता से भी हमने डी के निर्देशांक को 0 और -7/3 पाया, यानी किसी भी तरह का कोई इसमें टेंशन नहीं हुआ। जो पहला निर्देशांक विभाजन सूत्र से पता लगाया, वही निर्देशांक को हम मध्य बिंदु के दूरी से भी पता लगाना काफी आसान है। मुझे उम्मीद है कि यह दो कंसेप्ट को आप भली भांति अच्छे से समझे होंगे, किसी भी तरह का कोई टेंशन यहाँ तक आपको टॉपिक में नहीं हुआ होगा। ठीक है मेरे भाई, आज के क्लास को मैं यहीं तक विराम करता हूँ, यहीं तक एंड करता हूँ। आप काफी अच्छे वे में इसका प्रैक्टिस कर लें, पूरी तरह से इसका रिहर्सल कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह कोई टेंशन ना हो। समत्रिभाज वाला टॉपिक आपका पूरी तरह से माइंड में फिट हो जाए, कहीं से आप भूलने का कोई सवाल ना हो। बशर्ते कि आप जितना भी बेस पढ़ाया जा रहा है सारे को आप अपने माइंड में रखें अच्छे ढंग से। जो विभाजन सूत्र है वही कंसेप्ट के सहायता से ही ये बनता है, लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में मुझे कैसे क्या लगाना, वो सारी चीज का जानकारी आपको खुद पता लगाना। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम बाय करते हैं। यदि मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आज के क्लास के लिए बाय।